हेलो एवरीवन, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टडी चैनल ज्ञान का अड्डा पर। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर दी थी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। जिसने भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है पहले वो लेक्चर नंबर 1 देख लें, ठीक है। हमने जो स्टार्टिंग करी थी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैं एक बार इसका जल्दी आपको इंट्रो दे देता हूँ दोबारा। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था ताकि आपका रिकॉल हो जाए और ये वाला लेक्चर समझने में आपको बहुत आसानी हो। हमने सिविल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन देखी थी सबसे पहले कि सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है। हमने उसके स्कोप के बारे में जाना था, उसकी ब्रांचेस के बारे में जाना था। ये सीक्वेंस था सब्जेक्ट का, हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे सारे सब्जेक्ट्स अपने सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स को हम किस तरीके से स्टडी करेंगे। सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसमें सीरियल नंबर 1 पे है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमने स्टार्ट करी थी। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में मैंने बताया था, इसको हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से लॉज होते हैं। फिर इसका क्लासिफिकेशन था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2 हिस्सों में इसको पहले ब्रेक करते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स में हम बात करते हैं आइडियल फ्लूइड्स, विस्कस फ्लूइड और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स की। और जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है इसको 2 चीज़ में हम डिवाइड करते हैं, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़। जो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ है इसमें हम बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसी में ही पार्ट को हम पढ़ते हैं। और अगर डिफॉर्मेबल बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने अच्छे से बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में। फोर्स सिस्टम हमने पढ़ा था और यहीं तक हमने पढ़ा था कि फोर्स सिस्टम कवर कर लिया था हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे। तो सबसे पहले चीज़ मैं आज आपको बता देता हूँ कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। देखिए, स्केलर क्वांटिटीज़ आपकी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। लेट्स सपोज यू आर एट पोजीशन एट ए और आपको ए से बी पर जाना है, ठीक है। ए से बी पर आपको जाना है तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, आप किसी भी एक रास्ते जा सकते हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ से इस तरीके से गया, मैं यहाँ से यहाँ गया, या मैं यहाँ से ऐसे गया इस वे से, ठीक है। तो ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। तो इन सब रास्तों को मैं डिस्टेंस कहता हूँ डी, ठीक है। ये सारे डिस्टेंस होंगे मेरे डी डिस्टेंस ए से बी तक जाने में, जितने भी मैंने जो सा भी रास्ता फॉलो करा है। तो आप इसमें देखिए कि मेरे पास मैग्नीट्यूड तो है। क्यों मैग्नीट्यूड? जैसे ए से बी पे गया, मान लीजिए ए से बी तक जाने में मेरे को 15 किलोमीटर का डिस्टेंस आया है, ठीक है, इस वाले रास्ते में। जैसे ही और नीचे वाले रास्ते में गया हूँ तो मान लीजिए मेरे को आया है 12, और ये जो गया हूँ इसमें आया है 14 किलोमीटर ए टू बी जाने में, ठीक है। तो मैंने देखा ए से बी तक तो जा रहा हूँ लेकिन कोई भी एक स्पेसिफाइड पाथ मेरे पास नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं ए से बी तक जाने के लिए ये बोल दूं कि ए से बी तक तो जाना है लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है आपको, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा ए से बी तक जाने के लिए? वो होगी आपकी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, ये। तो अब आपको क्या हो गया, ए से बी तक जाने के लिए डायरेक्शन मिल गया कि ए से बी तक तो जाओ लेकिन उस पाथ से जाओ जो सबसे छोटा पाथ है। तो सबसे छोटा पाथ, अब आपको एक डायरेक्शन मिल गया और इस डायरेक्शन जो आपको मिला है इसको हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी तक जाने के लिए सबसे छोटा पाथ आपको जो मिल गया है वो है डिस्प्लेसमेंट का। तो इसी तरीके से जो आपके स्केलर क्वांटिटीज़ के कुछ एग्जांपल होते हैं, डिस्टेंस हो गया या फिर स्पीड हो गया। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
और वेक्टर क्वांटिटीज़ में अगर हम बात करते हैं तो जैसे डिस्प्लेसमेंट मैंने भी आपको समझाया, और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस तरीके से कुछ आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं और कुछ आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। और फिर बात करते हैं हम डायमेंशनल होमोलॉजी की। डायमेंशनल होमोलॉजी मतलब आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे, लेट सपोज आपके पास 3 सिस्टम होते हैं जो आपने पहले 12th में पढ़े होंगे, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम एंड CGS। तो अगर हम देखो इसकी बात करें, जैसे v² + u² = 2s एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपका स्पीड का। मुझे चेक करना है कि ये क्या डायमेंशनली करेक्ट है या फिर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते थे MLT से, अगर आपको याद हो तो, MLT, वेयर M इज़ मास, L इज़ लेंथ एंड T इज़ टाइम। इसकी फॉर्म में इस वाले फॉर्मूले को लिखते थे और चेक करते थे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो v² की अगर हम बात करें, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मतलब हो गया आपका लेंथ, और अपॉन टाइम मतलब t-1 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे v² की वैल्यू लिख दी हमने, प्लस u² है। u² की वैल्यू देखो, ये भी वेलोसिटी है, ये भी ही वेलोसिटी, तो सेम होगी, तो उसको सेम लिखते हैं, L(t⁻⁻1) का स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे इक्वल टू है, और फिर है 2as। तो 2 तो एक कांस्टेंट है, इसकी तो कोई वो नहीं होगी, ठीक है, तो 2 को तो नेगलेक्ट कर देंगे। फिर है a मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये आपकी वेलोसिटी, ये इसके अगर मैं टाइम और कर दूंगा तो LT-2 हो जाएगी, तो उसको लिखते हैं LT-2, और s है आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का तो सिर्फ लेंथ होती है, तो उसको लेंथ लिख देंगे। तो यहाँ पे भी देखिए LT-1 का स्क्वायर है और प्लस LT-1 का स्क्वायर है। जब डायमेंशन आपस में प्लस होती हैं, ठीक है, तो इसमें से ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो सिंपल आप एक ही ले लेते हो, LT-1 ही हम लेंगे सिर्फ। और LT-1 क्यों, क्योंकि सेम डायमेंशन का ऐड होके सेम डायमेंशन ही आती है। लेट सपोज अगर मैंने कहा कि 5 मीटर + 5 मीटर, तो वो 10 मीटर ही आएगा, 10 मीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो डायमेंशन है वो सेम ही रहती हैं। तो ये वही वाली बात है कि वेलोसिटी ही है, तो वेलोसिटी का अगर मैं दोनों डायमेंशन को प्लस करूँगा तो वेलोसिटी की ही डायमेंशन आएगी। तो क्या आ जाएगी आपकी LT-1 का स्क्वायर, और स्क्वायर है तो उसको ओपन कर लो, तो हो जाएगा L² और t⁻⁻2। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ नीचे, तो L और L ये भी हो गए L² और t⁻⁻2, ठीक है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, आपकी जो नीचे इक्वेशन दी गई हैं दोनों, वो डायमेंशनली करेक्ट है। कि अब हम यहाँ पे करेंगे रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं हम। सिंपल आपके रिजल्टेंट होते हैं, रिजल्टेंट उनको सोल्व करना, जैसे कि आपके कोप्लेनर फोर्सेस होते हैं। लाइक मान लीजिए कि आपके पास एक सिंपल एक ये बॉक्स है, इस पर आपने यहाँ पे 5 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, ठीक है, 5 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, और एक ही फोर्स आपने इसमें एक और लगा रखा है 10 किलो न्यूटन का, ठीक है। तो इसका इफ़ेक्ट कितना पड़ेगा, इसका टोटल इफ़ेक्ट कितना पड़ेगा, देखो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएंगे, तो 5 किलो न्यूटन और 10 किलो न्यूटन आपका 15 किलो न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। 15 किलो न्यूटन का आपका फोर्स यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मान लीजिए अब एक और आपके पास फोर्स सिस्टम लगा हुआ है, वो लगा हुआ है इस तरीके से कि यहाँ पर 5 किलो न्यूटन लगा है, 5 किलो न्यूटन लगा हुआ है, और एक फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है वो है 10 किलो न्यूटन का। तो अब आप एक चीज़ देखिए, 5 किलो न्यूटन का फोर्स है इस डायरेक्शन में और 10 किलो न्यूटन का है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या ये बॉडी, इस बॉडी पे इफ़ेक्ट किस तरफ ज़्यादा पड़ेगा,
इस तरफ पड़ेगा, सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट जो आएगा इसका इस तरफ आएगा, लेकिन वो कितना आएगा, 5 किलो न्यूटन इस तरफ है और 10 किलो न्यूटन इस तरफ है। देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स का जो एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, एक का लेफ्ट हैंड साइड में है, एक का राइट हैंड साइड में है। तो सिंपल सी बात है कि राइट हैंड साइड वाला फोर्स ज़्यादा है, तो यही इफेक्ट आएगा इसका, और इफेक्ट कितना होगा, 10 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो 5 किलो न्यूटन सिंपल बचेगा। ठीक है, तो 5 किलो न्यूटन का फोर्स का जो आपका रिजल्टेंट है वो यहाँ पर होगा और राइट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, सो हमारे जितने भी ये लाइक फोर्सेस होते हैं, जो कोप्लेनर फोर्स की बात करते हैं, तो कोप्लेनर फोर्स में जो हमने पहले पढ़े थे आपके पैरेलल फोर्सेस, लाइक फोर्सेस, ठीक है, तो ये सब हम इनको आसानी से रिजोल्व कर सकते हैं, मतलब सब सारे फोर्सेस को हटा के उनकी जगह हम एक फोर्स लिख सकते हैं जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने बात करी कि इस पर अगर मैं 2 या 3 फोर्स भी लगा दूँ, ठीक है, तो इन सब का रिजल्टेंट एक ही आएगा। ठीक है, सिंपल, जिसका डायरेक्शन यहाँ होगा, क्यों, क्योंकि सब इनका लाइन ऑफ एक्शन राइट हैंड साइड की तरफ है, तो सबका एडिशन हो जाएगा और यहाँ पे आपका फोर्स आ जाएगा। लेट सपोज अगर इसकी वैल्यू a है, इसकी b है और इसकी c है, तो इसकी क्या होगी, a + b + c होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये सब चीज़ कर चुके हैं, ये होती हैं आपकी जब कोप्लेनर फोर्स की बात हम करते हैं, सिंपल। बट अगर कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस आ जाएँ, कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब एक ऐसा जो एक पॉइंट से जाते हैं लेकिन कुछ एंगल क्रिएट करते हैं। लेट सपोज ये आप देख सकते हो, ये जो है अगर मैं इसको फोर्स F1 मानता हूँ और ये फोर्स F2 है, तो अब देखो इनका रिजल्टेंट हमें करने में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इफेक्ट किस तरफ देगा, ये इफेक्ट अपना किस तरफ देगा। देखो ये इसको इस तरफ लेके जा रहा है और ये इसको इस तरफ लेके जा रहा है, तो इनका फाइनली ये किस तरफ, देखो ये हम मान सकते हैं कि ये करीबन इस तरफ लेके इसको जा रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को हटा देता हूँ यहाँ से, अगर इन दोनों फोर्स को मैं रिमूव कर दूँ, तो सिंपल एक फोर्स बचेगा मेरे पास, ये कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से सिर्फ एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, हमने इन दोनों को हटा के इनकी जगह इनका रिजल्टेंट फोर्स कर दिया है कि इन दोनों का इफेक्ट जो भी आ रहा होगा वो सेम इफेक्ट देगा। ये सिंपल एक फोर्स, ये एक फोर्स इन दोनों का इफेक्ट दे देगा। तो ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ तो हम सिंपल कर देते थे A B C है तो A + B + C होगा, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी हमें वही फाइंड करनी है, उसी को हम कहते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, तो इसकी क्या होगी और ये कितना एंगल क्रिएट कर रहा होगा आपका बेस लाइन से। ठीक है, ये थीटा इस फोर्स से कितना एंगल क्रिएट कर रहा होगा, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, हमें ये दोनों चीज़ निकालनी होती हैं। ठीक है, तो देखिए ऑल फोर्सेस, देखो रिजल्टेंट मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस क्या होते हैं, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं कि ऑल फोर्सेस आर ऑन सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर सारे फोर्सेस होंगे और पास हो रहे होंगे एक ही पॉइंट से। ठीक है, जैसे कि हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये एक ही पॉइंट है और इसी एक पॉइंट से क्या कहते हैं आपके दोनों फोर्स पास हो रहे हैं, F1 एंड F2। ठीक है, अच्छा उसके लिए मैं पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि अगर एक एंगल को आपको लेट सपोज मैं, देखिए यहाँ देखिए, मान लीजिए कि F फोर्स है। ठीक है, मुझे इस F फोर्स को रिजोल्व करना है दोनों कंपोनेंट्स पे कि इसका X डायरेक्शन में कितना इफेक्ट आ रहा है और इसका Y डायरेक्शन में कितना इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अगर सपोज ये थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, तो ये जो वैल्यू होगी ना इसकी X डायरेक्शन पे कितनी वैल्यू आ रही होगी, इसकी आ रही होगी F cos थीटा। ठीक है, F cos थीटा इसका इफेक्ट आ रहा है X एक्सिस कंपोनेंट पे और इसका Y एक्सिस कंपोनेंट पे कितना इफेक्ट आ रहा है, इसका आ रहा है F sin थीटा। ठीक है, इसका मतलब ये आ गया कि अगर मैं इस F को अब हटा दूँ, अब इस F वाले पोर्शन को अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई हैं, F cos थीटा और F sin थीटा। सिंपल इस एक फोर्स को हटा के मेरे पास दो वैल्यू आ गई हैं इस फोर्स की, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास अब एक ऐसा फोर्स सिस्टम बन गया है जिसके पास एक वैल्यू है F cos थीटा, जो भी सोल्व करके आई होगी इसको वो वाली वैल्यू, और एक F sin थीटा वाली वैल्यू आ गई होगी। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई हैं, इस वाले फोर्स को हटा के ये दोनों फोर्स की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ अपने एक फोर्स सिस्टम में। ठीक है, वहीं हमें दोनों चीज़ करनी होती है। अब
इसी चीज़ को हम सीख रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास दो वैल्यू दी गई हों तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी ये निकालना, या फिर अगर एक सिंपल एक फोर्स है तो उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करना, ठीक है। अगर ये फोर्स F है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा होगा आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और वर्टिकल एक्सिस पे, F cos थीटा और F sin थीटा, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। या फिर जब अगर मेरे पास दो सिस्टम पहले से ही हैं, एक बेस है और एक आपका मतलब एक एक्स एक्सिस पे है और एक वाई एक्सिस पे है, तो इन दोनों का इफेक्ट क्या हो रहा होगा उसको हम रिजल्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर तो ये सिंपल एक फोर्स है, फोर्स को रिजोल्व करा दो चीज़ों में, और इन दोनों पार्ट को अगर मैं इनका रिजल्टेंट करूँ तो वापस दोबारा वही फोर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर आपके पास दो फोर्स हैं F1 एंड F2, ठीक है। इसको मान लीजिए F1 है और ये आपका F2 है। तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा आपका, वो होगा √F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा प्लस F2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका निकल के आता है, मतलब मान लीजिए ये एक ऐसा रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है, जो देखो ये पूरा तो थीटा था, ठीक है। तो F2 है, ये आपका यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स निकल गया। अब देखो इस रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तीन केसेस हम लेते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 हो, अगर देखो थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा, cos 0 आपका 1 होता है, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 प्लस F2 का स्क्वायर, तो सिंपल बन जाएगा F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो सिंपल निकल के आ जाएगा R इज इक्वल टू F1 प्लस F2। और व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 की वैल्यू होती है आपकी 0, तो ये वाला जो फैक्टर है पूरा 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, F1 प्लस F2 का F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और पूरे में रूट होगा। और व्हेन थीटा इज इक्वल टू अगर 180 डिग्री हो जाए, तो 180 डिग्री हो जाए तो इसकी वैल्यू -1 हो जाती है, -1 हो जाएगी, तो आपका फॉर्मूला निकल जाएगा R इज इक्वल टू F1 माइनस F2। ये तीनों बेसिक्स से हैं, ठीक है। बस इसको समझ लेना आप अच्छे से, ठीक है। एक बार सोल्व करके देख लेना खुद ही। तो अब आप यहाँ पे देखिए, आपका एक पहला न्यूमेरिकल है जिसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है एक गाय वायर है ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल मेक्स 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एंड सब्जेक्टेड टू 20 किलोन्यूटन फोर्स, फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। इसके हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालने हैं। देखो कुछ नहीं है, एक ये आपका फोर्स सिस्टम दिया गया है, डायरेक्शन इसका इस तरफ है और ये 20 किलो न्यूटन है, ठीक है। और ये 60 डिग्री क्रिएट कर रहा है, ठीक है, 60 डिग्री क्रिएट कर रहा है ये। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, भाई मैंने बताया था आपको कि अगर ये फोर्स F है तो ये जो कंपोनेंट होगा ये वाला आपका ये होगा F cos थीटा। तो F कितना है 20 cos 60, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका वो है F cos थीटा, मतलब 20 cos 60, और cos 60 होता है आपका 1/2, तो 1/2 से उसको सोल्व कर दोगे तो आ जाएगा 10 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कितना होगा, ये होगा आपका F sin थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा F sin थीटा, तो लिख दीजिए इसको 20 sin 60, और ये होता है आपका 60 हो, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 17.32 किलो न्यूटन। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताना चाह रहा था कि आपका जो फोर्स सिस्टम है, देखिए लेट्स सपोज ये आपके कंपोनेंट्स हैं, और देखो ये आपका फोर्स एक F लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, ठीक है। F आपका जो फोर्स लगा हुआ है इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो अभी आप यहाँ से एक चीज़ देखिए कि अगर मैं इसको रिजोल्व करता हूँ तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा ये, और ये दो कंपोनेंट होंगे इस तरीके से, ठीक है। अब आपका फोर्स कोई इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो वो किस दो कंपोनेंट में टूटेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा और ये होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका इफेक्ट, ये जो है फोर्स, ये वाला जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से
हम मान सकते हैं कि ऊपर की तरफ जा रहा होगा, और इस तरफ से अगर ये देखें तो ये लेफ़्ट की तरफ थोड़ा मूव कर रहा है, तो ये लेफ़्ट जा रहा होगा, तो इसका जो कंपोनेंट्स हैं वो इस तरीके से इसके ब्रेक होंगे, ठीक है। और अगर कोई एक फोर्स ये वाला जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, जैसा ये वाले इस क्वेश्चन में था, तो इसका डायरेक्शन होगा ये या फिर ये, ठीक है। तो जो हमने हमारा पहले वाला जो अभी हमने जो इसको सॉल्व करा, तो इसमें हम इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था ना, उसको हम माइनस भी दिखा सकते थे कि वो माइनस की तरफ जा रहा है, तो इसलिए माइनस की वैल्यू, और वर्टिकल भी इसका माइनस में था, तो इसको भी हम माइनस में सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। दोनों तरीके से हम किसी भी तरीके से उसको लिख सकते थे। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन है। देखो, एक ब्लॉक है जिसका वेट आपको दे रखा है 10 किलो न्यूटन, इज रेस्टिंग ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन इट्स कंपोनेंट नॉर्मल टू एंड पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। अब देखिए, ये इस तरीके से आपका एक बॉक्स रखा है इसके ऊपर, ठीक है, जिसका वेट W है। देखो, आप एक चीज़ देखिए, जो आपका वेट कंपोनेंट होता है वो हमेशा वर्टिकल होगा, ठीक है, हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट होता है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है। तो आपका जो होगा वर्टिकल कंपोनेंट होगा हमेशा, और ये 20 डिग्री क्रिएट कर रहा है, ये वाला जो है प्लेन 20 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो अगर हमें इसका जो वेट दिया गया है वो 10 किलो न्यूटन दिया गया है, ठीक है, तो हमें इंक्लाइंड प्लेन जो नॉर्मल टू एंड पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन दिया गया है, तो उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, W cos थीटा, ठीक है। देखो, यहाँ पे इसको फिगर में दिखाया गया कि अगर ये वाला एंगल आपको 20 डिग्री है, और अगर ये वेट कंपोनेंट है इसका नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये जो एंगल क्रिएट होंगे ये होगा 20 डिग्री होगा, और ये वाला 70 डिग्री आपका बनेगा, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो, देखो, ये फोर्स सिस्टम, इसका डायरेक्शन ये है ना, इस तरफ है, ठीक है। तो इसको अगर मैं कर देता हूँ तो दो हिस्सों में, यहाँ पर और यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा इस तरफ, तो ये वाला पार्ट जो होगा वो होगा W cos थीटा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, W की दे रखी है आपको 10 cos 20, और यहाँ से आपको सोल्व हो जाएगा 9.4 किलो न्यूटन, ठीक है, 9.4 किलो न्यूटन। और आपका जो पैरेलल कंपोनेंट्स होगा इसका, ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट्स होगा वो होगा F sin थीटा, F कितना है 10 इंटू साइन थीटा आपका 20 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगे आपकी 3.42 किलो न्यूटन, ठीक है। अच्छा, जो मैं ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इनका सॉल्यूशन मैं आपको साथ के साथ प्रोवाइड करूँगा। देखो, ये मेरा पहला क्वेश्चन था और ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था, तो अगर लिखने में कहीं थोड़ी दिक्कत होती है तो मैं इसके सॉल्यूशन भी हैं साथ में, और साथ में आपको समझा भी दूँगा, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन था कि 20 किलो न्यूटन लगा हुआ था, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो था F cos थीटा, तो 20 cos 60 से हमारी 10 किलो न्यूटन की वैल्यू आई थी, और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट था वो था F sin थीटा, तो 20 sin 60 की वैल्यू आई थी, और 17.32 किलो न्यूटन इसकी वैल्यू आई थी। सेम जो हमने सेकंड क्वेश्चन में कराया कि उसका 10 किलो न्यूटन एक बॉक्स था, ठीक है, 10 किलो न्यूटन जो है उसका, और उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा वेट। तो अगर मैं इसका, देखो, अगर मैं सिंपल बात करूँ तो, बट अगर प्लेन के अकॉर्डिंग बात करूँ तो प्लेन के अकॉर्डिंग मुझे इसको दो हिस्सों में तोड़ना है, इसके एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में तोड़ना है, ठीक है। तो जो इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो होगा W cos थीटा से, ठीक है, 10 cos 20 9.4 किलो न्यूटन, और जो उसका पैरेलल कंपोनेंट्स होगा वो होगा W sin थीटा, तो 10 sin 20, तो आएगा 3.42 किलो न्यूटन, ठीक है। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली लेक्चर में हम इसके आगे के और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर इसका कंटेंट पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और हम आगे कंटिन्यू रखेंगे इसी तरीके से। थैंक यू एवरीवन। ओके, बाय।